नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की इस लर्निंग में मार्केट से हम फिल्टर्ड के बेसिस पे कुछ कंपनी को चुनने की कोशिश किया है, जिसका चाहे वो वाई ओ वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, और आजकल की मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक वो उनकी यदि 50 डे मार्क के हिसाब से देखा जाए, 200 डे मार्क के हिसाब से एक स्थिरता के साथ साथ ब्रेकआउट की सिचुएशन करती देखी जाए, तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस लिस्ट में टोटल बात किया जाए तो मुझे लगता है कि 42 41 के आसपास डेटा निकल के आई है। 45 टोटल कंपनी की लिस्ट निकल के आई है, जिसपे हमने कुछ फिल्टर्ड कंडीशन फिल्टर्ड लगाई, जिसमें कि चाहे वो डीमार्क के हिसाब से हो, चाहे वो आज के सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर के मुताबिक मार्केट की रेंज वो 20 मल्टीपल से ज्यादा ना हो, क्योंकि यदि कमाई 1 रुपए का हो तो उसके पीछे 20 लोगों का से ज्यादा का भीड़ ना होना चाहिए, 20 19 से ज्यादा का भीड़ नहीं होना चाहिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी कम से कम 5,000 शेयर होल्डर की इंटरेस्ट में होना चाहिए। इसमें काफी सारी कंपनी निकल के आई, उसमें एक कंपनी का नाम था सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड को लेकर के, इनकी बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। उसके बाद इनके पास्ट परफॉर्मेंस, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे, और साथ में मार्केट के ट्रेंड को अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। अब ये एनएससी लिस्टेड कंपनी है और इसकी वेबसाइट्स पे चलते हैं तो वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है, जैसे नाम से पता चलता है कि इनका काम फाइनेंशियल होल्डिंग का कामकाज है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। तो ये कहती है कि एक्सपर्टाइज इन द ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली ग्रुप वेबसाइट शायद ऐसा लगता है कि है, जिनमें अलग अलग कामकाज करती है, और उनका एक होल्डिंग है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट देती है इंट्रा कंपनी को लेकर के, जिसका उन्होंने नाम रखा है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने इनको लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जो आखिर इनकी कंपिटिटर्स कौन कौन से हैं, उन कंपिटिटर के कंपैरिजन में इनका जो लेबल है, इनका जो स्थान है, वो कहाँ पे बना पा। देखिए, यदि टोटल बात किया जाए तो किस कंपनी इस लिस्ट में जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें 195 लिस्टेड कंपनियां हैं, जो स्किनर के बेसिस पे कहता है, मैं नहीं कहता। मार्केट कैप के हिसाब से जो बड़ी हाइट वाली कंपनी है उसमें बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंसर्व है, बिजियो फाइनेंसर्स है, या फिर बजाज होल्डिंग जैसी कंपनी शामिल करते हैं। तो कुछ छोटी लिस्ट वाली कंपनी है, छोटी कैप वाली कंपनी है, जिसमें करीब 6,860 करोड़ की मार्केट कैप। लेकिन वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जो इनके कंपटीटर के तौर पे यदि दिग्गज बजाज फिनसर्व है, या फाइनेंस है, या जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी है, तो उनके अर्निंग के मुताबिक यहाँ जो अर्निंग करके रखा है उस पे मार्केट का जो भीड़ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये में जियो फाइनेंशियल की बातें करें, जो इंडिया के बड़ी दिग्गज कंपनी की है, उसका 1 रुपए की कमाई करती है तो 91 लोग उसके पीछे रेस में लगी हुई है खरीदने को, या जिनके पास है। तो दूसरी तरफ सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग की बात करें तो इसमें मल्टीपल की बात यदि किया जाए तो अर्निंग के मुताबिक मार्केट केवल 1100% की रैली क्रिएट, अर्थात 11 गुनी का भीड़ है। यदि कंपनी की करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 121% की रैली है, तो वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में वो 117% 112% की रैली क्रिएट कर। अब यदि सवाल है कि डेट टू इक्विटी का नंबर क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों में ये बहुत कॉमन होती है कि कंपनी के पास जो डेट्स हैं थोड़ा सा ज्यादा होता है, हैवी होता है, तो यहां बिल्कुल ही डेट्स फ्री कंपनी के लिस्ट में शामिल क्या है, इसको आप डेट्स फ्री कंपनी के लिस्ट में भी शामिल। अब जो हमने सवाल स्टार्ट किया था कि कंपनी हमने ऐसे चुनने की कोशिश किया जिसका वायो वाई का ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, और आज के टाइम में मार्केट में स्टेबल भी हो, और ब्रेकआउट की सिचुएशन भी क्रिएट करती नजर आई। उसमें देखा गया कि यदि इस कंपनी की आप देखेंगे वायो वाई ग्रोथ से लेकर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को लेकर के, तो हमने एक ही लाइन में सभी कंपनियों को खड़ा कर दिया, और हमने सभी को एक तरह से जानने की कोशिश किया कि आखिर किस में कितना ग्रोथ हुआ फ्रॉम द वायो वाई और किस में हुआ क्वार्टर।
तो यहाँ देखा गया कि बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज कंपनी अपनी वायो वाई सेल्स ग्रोथ 27% करती है, तो प्रॉफिट में केवल ग्रोथ 16% के आसपास। जबकि यदि हम सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग की चर्चा करें तो सेल्स में करीब 28% की ग्रोथ स्टेबल रखी है, तो प्रॉफिट काफी कम होके 3% के आसपास रही है। पर अच्छी बात यह रही जो एक तरह से पॉजिटिव डेटा लेके आई, ग्रो हुआ, कछुए की रफ्तार से हुआ लेकिन हुआ। जहां तक सवाल था जियो फाइनेंशियल जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी जो मार्केट को दिन ब दिन कैप्चर कर रही है, उनका ग्रो साइलेंट बैठी थी, तो वहीं पे कुछ कंपनी ऐसी भी थी जिनका कामकाज निगेटिव था। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में सुंदरम फाइनेंस की सेल्स ग्रोथ करीब 9% से ज्यादा रही, तो प्रॉफिट करीब 18% से ज्यादा वृद्धि दर्ज कर। ये ग्रोथ के अलावा यदि आप कंपेयर करेंगे इनकी बड़ी दिग्गज कंपनी चाहे वो जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी हो, तो सोचिए 36% की सेल्स ग्रोथ होने के बाद भी जो इनका प्रॉफिट था वो 57% गिर जाती है। तो वहीं सुंदरम फाइनेंस जैसे कंपनी, मैंने क्या कहा, कछुए की रफ्तार से ही चले लेकिन लगातार चलती रहे, तो 18% के आसपास ग्रोथ रही ऑन द प्रॉफिट। मार्केट की रेस में जहां जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी की स्टॉक प्राइस में 42% तक कट हो चुका है, तो वहीं पे सुंदरम फाइनेंस जैसे कंपनी में केवल 30% के आसपास रही है, तो बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी केवल 6% कट के साथ मार्केट में अवेलेबल। जबकि कुछ और कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है, तो खास करके फाइनेंशियल सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं वो आउट परफॉर्मेंस करती जा रही है, क्योंकि दिन ब दिन लोगों की जरूरतों को ईएमआई कन्वर्जेंस लोन दे करके पूर्ति किया जा। यदि हम चर्चा करें इसका ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर के, तो साल दर साल यदि 3 साल तक की देखें तो 3 साल में 71% की सेल्स में ग्रोथ थी, तो वहीं प्रॉफिट करीब 3 साल में 93% ग्रो कर। यदि हम टीटीएम के मुताबिक सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 197% ग्रोथ थी, तो वहीं प्रॉफिट के अंदर करीब 58% ग्रो कर। करंट मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंग यदि सीजीआर को देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में भी करीब 48% की रैली बना के रखी है, जबकि लास्ट 2-3 सालों में तो सोचिए 3 साल में 62, तो पिछले 5 साल में 52% तो रिटर्न क्रिएट कर चुके। रिटर्न ऑन इक्विटी लेकर के तो दिन बाय दिन इसमें स्टेबल है, और दिन बाय दिन इनकी जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा दर्ज करती देखी। यदि कंपनी में हम शेयर निवेशकों की बात करें जिसको शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं, तो प्रमोटर के अलावा एफआई हो, डीआई हो, आम निवेशक ही इनकी होल्डिंग लगातार बनी हुई है, जिसमें इस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के करीब 1%, तो डीआईआई के करीब 5% से ज्यादा। तो इस कंपनी के प्रमोटर ग्रुप के पास 54% से ज्यादा की होल्डिंग है, और इस 54% की होल्डिंग में यदि जिक्र किया जाए तो सुंदरम फाइनेंस की, जो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है, उनकी होल्डिंग इस कंपनी में 19%, तो रेस्ट उनके पीएस का जो उनके प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है उनका होल्डिंग बना हुआ है, जो कि 54% के आसपास। आम पब्लिक की बात किया है तो आम पब्लिक में जो होल्डिंग है करीब 38% की होल्डिंग है, उसमें भी कुछ बड़ी चेहरा है जिसमें 2%, 1%, 2% के आसपास होल्डिंग है। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आम निवेशकों के पास जो होल्डिंग बचा होगा वो काफी कम है। इसमें से यदि टोटल 5% होल्डिंग कम कर दिया जाए, 6% होल्डिंग कम कर, तो करीब 32-33% के आसपास होल्डिंग आम निवेशकों के पास है। उसमें करीब 40,000 शेयर होल्डर का आसपास नाम शामिल। कंपनी की यदि रिस्क फैक्टर को छोड़ करके यदि हम रिसेंटली अपडेट की तरफ चलें तो कोई ऐसा फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट नहीं था, लेकिन यदि हम पीयर्स के कंपटीशन के तौर पे इनकी नेट इनकम मार्जिन को जानने की कोशिश करेंगे तो वहां बजाज फाइनेंस 24% सेविंग करती है, तो सुंदरम फाइनेंस जैसे कंपनी में जो नेट इनकम मार्जिन है वो 176%, मतलब जितना कंपनी का सेल था उससे ज्यादा उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही पैसा है।
तभी तो 176% की ग्रोथ थी, जो कि इससे पहले इस तरह की ग्रोथ किसी भी कंपनी में नहीं हुई। यदि ओवरऑल कंपनी की बात करें इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक, तो स्टॉक का जो पी है इंडस्ट्रियल के पी से बिल्कुल ही अंडर वेटेज कैटेगरी के अंदर आती है। 6,861 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, जिसका आरओई करीब 12%, तो आरओई करीब 5% आसपास ही रिटर्न। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो साल दर साल जो इनका ग्रोथ रेट है डिविडेंड इनकम को लेकर के 250% के आसपास फ्रॉम द फेस वैल्यू से लगातार देती रही। कंपनी में यदि प्रमोटर्स होल्डिंग हमने देखा, समझने की कोशिश किया, चाहे करंट रेशियो हो, चाहे डेट टू इक्विटी का नंबर हो, जो बिल्कुल ही फ्री है, अर्थात कंपनी में कर्ज नाम की कोई चीज नहीं। तो रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को क्या कहती है, कंपनी में रिस्क नहीं के मुताबिक है, तो रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशन है काफी ज्यादा बुल दर्ज करती है, अर्थात एक्सपेक्टेशन काफी तेज गति से। चार्ट लेवल के मुताबिक हम आपको कोई टेक्निकल टारगेट और एसएल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सिंगल सी गोल्डन रूल को चर्चा करेंगे। वहां के मुताबिक देखा है तो मार्केट में स्थिरता के साथ मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, जबकि कुछ दिनों में कई बार मार्केट 2-4-5% गिरावट भी होती है। यह स्वाभाविक सी बात है, जब एक तरफ लोग खरीदते हैं तो दूसरे जब बिकवाली भी करते हैं, तो कई बार बिकवाली का प्रेशर, तो कई बार खरीदने वालों की रेस है। ओवरऑल क्या था, 200 डे मार्क, 50 डे मार्क से मार्केट करंट सिचुएशन की प्राइस अप ट्रेंड में थी, तो ये आगे चल करके ब्रेकआउट की सिचुएशन क्रिएट कर पाएगी। लेकिन अक्सर कहता हूं कि हम हमारे तरफ से कोई भी आपको खरीदने, बेचने और रखने की एडवाइस नहीं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, सिक्योर एंड सेविंग करके रखना चाहिए, तभी आपके लिए कल यूटिलाइज में आए। सिंगल सी गोल्डन रूल कहता है कि देखते हुए प्रॉफिट को लपेटने की आदत डालनी पड़ेगी, और कुछ ऐसे ही सामानों को घर में स्टोर करना जरूरी है जो आगे चल करके जिनकी वैल्यू ग्रोथ हो, अदरवाइज वो जो सामान है वो एक्सपायर हो जाएगी, और उसकी जो कैपिटल हमारी लगी है वो भी नुकसान में चला जाएगा। इसीलिए अपने मुताबिक उस गोल्डन रूल को अप्लाई करके देखा जाए तो मार्केट में स्टेबिलिटी बन जा सकती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।